सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BOHU के जो रिसर्च एंड इंटरेस्ट में क्वेश्चंस आए थे 2021 के क्वेश्चंस। आपको पता है ये सीरीज़ चल रही है एंट्रेंस एग्ज़ाम वालों के लिए, पर ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है UGC नेट JRF वालों के लिए भी, क्योंकि सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो हम इसमें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चंस। तो मेरे को 2 क्वेश्चन पेपर मिले थे 2021 के, जब मैं सर्च कर रही थी तो 2 क्वेश्चन पेपर मिले, आई डोंट नो हाउ। तो और दोनों में ही अलग अलग क्वेश्चंस थे। 50 क्वेश्चन उसमें रिसर्च मेथडोलॉजी के थे और 50 जो थे पॉलिटिकल साइंस के थे। तो जो रेस्ट 50 क्वेश्चन थे वो पॉलिटिकल साइंस के, वो डिस्कस करेंगे। प्लस जो 2021 का एक और पेपर मिला BHU का, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसके भी 50 पॉलिटिकल साइंस के डिस्कस करेंगे। तो ऐसे हमारे हो जाएंगे 100 क्वेश्चंस। और जो रिसर्च मेथडोलॉजी के क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन पेपर में, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो 100 क्वेश्चन रिसर्च मेथडोलॉजी के जो BHU के पॉलिटिकल साइंस वाले एग्जाम में आए थे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। तो मैंने सोचा अलग अलग वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ, ताकि जिनको रिसर्च मेथडोलॉजी का देखना है वो रिसर्च मेथडोलॉजी का देख लेंगे, क्योंकि पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, यानी कि इसका। और जिसको पॉलिटिकल साइंस का देखना है तो पॉलिटिकल साइंस का देख लेगा, तो 2 वीडियोस बन जाएंगी। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलते हैं सीधा PDF पे और एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आज का KBC हम शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जैसे आपको ये PDF 52 पेजेस का है, 22 दिख रहा होगा यहाँ पे, तो मैंने 22 पेज नंबर से स्टार्ट किया है, क्योंकि इससे पहले जो पेजेस हैं वो उसमें रिसर्च मेथडोलॉजी के क्वेश्चन है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, और वो सबके लिए ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है? आंसर है असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। तो मार्बल फेडरलिज्म इसको नहीं बोलते, मार्बल फेडरलिज्म हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बोलते हैं, मार्बल केक फेडरलिज्म बोलते हैं अगर वो देखा जाए तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर था, क्योंकि नॉट पूछा था। बाकी दूसरे का भी याद कर लेते हैं। डुअल फेडरलिज्म का दूसरा नाम क्या है? लेयर केक फेडरलिज्म। क्रिएटिव फेडरलिज्म को हम पिकेट फेंस फेडरलिज्म भी बोलते हैं, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम मार्बल केक फेडरलिज्म भी बोलते हैं। तो ये इसी बहाने हमें 3 नई टर्म्स याद हो गई। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पहले से पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता आप याद कर लो। लेयर केक, पिकेट फेंस और मार्बल केक फेडरलिज्म को हम क्या बोलते हैं, मतलब उसका दूसरा नाम क्या है? तो डुअल लेयर ऐसे याद रख लो। डुअल लेयर मतलब डुअल को हम लेयर केक बोलते हैं। क्रिएटिव पिकेट, ठीक है, या जब हम फेंस बनाते हैं अपने घर की तरफ चारों तरफ फेंसिंग करते हैं ना, तो हमें बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो क्रिएटिव फेंस। देन कोऑपरेटिव मार्बल, ठीक है, कोऑपरेटिव मार्बल यानी कि CM से याद कर लो, कोऑपरेटिव मार्बल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर सार्क और बिम्स्टेक। इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जो ना ही सदस्य है सार्क का और ना ही बिम्स्टेक का? अब बात करें श्रीलंका की। श्रीलंका सार्क का भी मेंबर है, बिम्स्टेक का भी मेंबर है। भूटान सार्क का भी मेंबर है और बिम्स्टेक का भी मेंबर है। नेपाल भी दोनों का मेंबर है। अफगानिस्तान जो है वो सार्क का मेंबर है, 2007 में बना था, 8th मेंबर, ठीक है। लेकिन जो अफगानिस्तान है वो बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। तो अब इसमें क्या लिखा है नोट पढ़ो आप। फॉर दिस सेक्शन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन नंबर, फुल मार्क्स इज गिवन टू ऑल कैंडिडेट्स। मतलब कि ये क्वेश्चन जो था ड्रॉप था, क्योंकि इसमें पूछा था कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो दोनों में से किसी का मेंबर नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान ऐसी कंट्री है जो सार्क का मेंबर तो है पर बिम्स्टेक का नहीं है, तो फिर ये इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता था इस क्वेश्चन का, ठीक है। हु यूज द टर्म पेट्रियार्कियल गवर्नमेंट। पेट्रियार्कियल गवर्नमेंट जो टर्म है वो केट मिलेट ने दिया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा गया है। और इसके अलावा आपको बेटी फ्रेडमैन की फेमस बुक्स, फायरस्टोन के और कैरोल पैटमैन के फेमस कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। तो सावरकर ने कल्चरल नेशनलिज्म की थ्योरी दी थी। सेम क्वेश्चन UGC नेट में भी आया था। तो सावरकर से आपको वैसे हिंदुत्व याद आता है, राइट, लेकिन हिंदुत्व के अलावा कल्चरल नेशनलिज्म भी इन्हीं का है, ओके। इसमें इन्होंने मैच द फॉलोइंग में औरबिंदो के साथ भी कंफ्यूज किया था, क्योंकि औरबिंदो ने भी नेशनलिज्म की बात की थी, पर उन्होंने स्पिरिचुअल नेशनलिज्म दिया था, आई गेस। सो क्वेश्चन नंबर 5, who has traced the evolution of BJP in terms of oscillation between moderation and militancy। मतलब किसने कहा था कि जो BJP जब इवॉल्व हो रही थी तो कभी वो मॉडरेट बन जाती थी और कभी एकदम उग्रता की तरफ चली जाती थी, मतलब मिलिटेंसी अपना लेती थी, ठीक है। तो ऐसा BJP में ऑसिलेशन होता रहता था।
तो ये बोला है हमारे क्रिस्टोफर जेफरलॉट ने। किसने बोला है? क्रिस्टोफर जेफरलॉट। तो ऑसिलेशन वर्ड से आप क्रिस्टोफर जेफरलॉट का नाम याद रखो, ऑसिलेशन जेफरलॉट, ऑसिलेशन जेफरलॉट। ठीक है, ये एक साथ वर्ड याद आने चाहिए आपको, की वर्ड है। और बीजेपी के बारे में इन्होंने बोला है, उनके इसके एवोल्यूशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, एंटोनियो ग्राम्स्की फिलोसफी ऑफ प्रैक्टिस इज डेवलप्ड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको सबको ये सबसे पहले याद कर लो कि एंटोनियो ग्राम्स्की की हेगेमनी के कॉन्सेप्ट के अलावा वो फेमस है अपने फिलोसफी ऑफ प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट के लिए। तो उन्होंने ये जो फिलोसफी ऑफ प्रैक्टिस दी थी वो किससे इंस्पायर होकर दी थी, बेसिकली ये पूछा है। तो उन्होंने हीगलिज्म से एक्सपायर होकर ये फिलोसफी दी थी। ठीक है, तो हमारे ग्राम्स्की हीगल से इंस्पायर्ड थे, इतना ऐसे याद कर लो। GH, हीगल एंड ग्राम्स्की, GH। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस विद द कंसेप्ट ऑफ आउटपुट इन एलिमेंट स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। अब एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट एंड वर्ब आपका नाम सुना होगा। एलिमेंट ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दिया था, पहले आपको ये याद रखना है। इनपुट आउटपुट बताए थे, राइट। अब इसमें से आउटपुट कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 रेगुलरिटी, देन 2 डिस्ट्रीब्यूटिव, देन सिम्बॉलिक। तो RSD जो है हमारे आउटपुट है, जो कि एलिमेंट ने दिए थे। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज नॉट एन आउटपुट, इट इज़ एन इनपुट। ठीक है, या वो एलिमेंट ने नहीं दिया था अपने स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच में आउटपुट में। तो RSD या DRS ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी तो क्रिकेट चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो DRS लेते भी हैं। तो DRS आउटपुट एलिमेंट स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। ठीक है, DRS से इसको याद रखना कि कौन से 3 थे डिस्ट्रीब्यूशन वाले। who has given the idea that hegemony is imperialism with good manners। किसने बोला था कि जो हेगेमनी है वो क्या है? एक इम्पीरियलिज्म है विद गुड मैनर्स, मतलब अच्छे, उसमें क्या होता है? अच्छा व्यवहार होता है। तो ये बोला था जॉर्ज शेव्ज़वार्ड-बर्जर ने, श्वार्ज़बर्जर। ठीक है, जॉर्ज शेव्ज़वार्ड-बर्जर, तो इसका नाम भी ऐसा अजीब से ही है। तो बर्जर ने हमें दिया है इम्पीरियलिज्म विद गुड मैनर्स। तो ये आपको अच्छा बच्चा याद होना चाहिए कि अच्छा बच्चा है, श्वार्ज़बर्जर एक अच्छा बच्चा है। लेकिन अच्छे बच्चे जो है बर्गर नहीं खाते। बर्जर से क्या बोल सकते हैं? बर्गर। अच्छे बच्चे बर्गर नहीं खाते तो वो गुड मैनर्स नहीं होती। तो अच्छे बच्चे बर्गर नहीं खाते, वो गुड मैनर्स नहीं होती। तो गुड मैनर्स जहाँ पे वर्ड देखिए आपको बर्जर याद आना चाहिए, और जॉर्ज बर्जर उसका आंसर हो जाएगा। कि और ये अगर कभी ये आ जाएगा या ये पूछ लेगा कि इम्पीरियलिज्म विद गुड मैनर्स किस, ये जो आइडिया है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो हेगेमनी से रिलेटेड है, ये भी याद रखना। ठीक है, विच काइंड ऑफ राइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द सिटीजनशिप बाय TH मार्शल। तो TH मार्शल ने 3 तरीके के राइट्स दिए हैं, और इसमें से पूछा है नॉट, तो इकोनॉमिक राइट्स की बात उन्होंने नहीं की। TH मार्शल ने सोशल, पॉलिटिकल और लीगल राइट्स की बात की है। तो TH मार्शल ने सिविल, पॉलिटिकल और सोशल इन राइट्स की बात की थी। ठीक है, इकोनॉमिक राइट्स की बात नहीं की थी, और ये सिविल राइट्स में हमारे आ गए। ठीक है, लीगल राइट्स भी। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाली दल, DMK, असोम गण परिषद, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कज़कम, इनका ईयर ऑफ ओरिजिन आपको पता लगाना है। तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि इसका नाम याद रखो, मतलब नाम नहीं, सॉरी, इसका डेट याद रखो। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि पहले कौन सी आई, बाद में कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई, और फिर उसके बाद कौन सी आई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि A का 3। अकाली दल आई थी 1920 में। तो सबसे पहले कौन आई? हमारी अकाली दल 1920 में, नहीं उससे पहले, हाँ 1920 में सबसे पहले अकाली दल आई है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आई थी वो थी B का 1, क्योंकि डेट्स तो मुझे भी याद नहीं है, पर हाँ उसको क्रोनोलॉजी में हमें याद रख लेंगे अभी। तो B का 1 DMK आई हमारी 1949 में। तो ये 1920 में, ये 1949 में DMK। असोम गण परिषद, अब असोम गण परिषद आई थी हमारी C का 2, यानी कि 1985 में। ठीक है, और ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कज़कम 1972 में। तो DMK या AIDMK ये 1972 में, और लास्ट वाली असोम गण परिषद हमारी 1985 में। तो सबसे पहले हम याद करते हैं अकाली दल A। ठीक है, अकाली दल के बाद D से DMK, फिर DMK के बाद उसकी बहन AIDMK। ठीक है, फिर लास्ट में असोम गण परिषद, और लास्ट में हमने उसको क्या बोला? गाना गाने के लिए बोला, उसकी बहन को, DMK की बहन AIDMK, और AIDMK को हमने क्या बोला? गाना गाने बोला। तो असोम गण परिषद। और प्लस मैंने सारी पार्टीज़ की एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई हुई है, वो मैं आपको फटाफट अगले लेक्चर में याद करा दूँगी, या छोटा ही वीडियो रखेंगे 1-2 मिनट का,
और सारी पार्टीज़ एक तरफ, उनके सिंबल्स एक तरफ, और उनको हम क्रोनोलॉजी में याद करेंगे बिना डेट्स के। ठीक है, डेट याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ कुछ पार्टीज़ की डेट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको याद करा दूँगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड ईवीएम मशीन कैन सपोर्ट? तो मैक्सिमम कितने कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर सकती है ईवीएम मशीन? 64। फैक्चुअल है, ऐसे ही याद रख लो। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय, सबको पता है राष्ट्रपति अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। ऑन इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स, इस बुक के ऑथर कौन है? तो स्वामी विवेकानंद। तो जिन्होंने नहीं सुना ये बुक का नाम, पता अब आपको याद रहना चाहिए। ऑन इंडिया एंड हर प्रॉब्लम स्वामी विवेकानंद की बुक है। व्हेन वाज लिट्टे डिफीटेड? लिट्टे जो कि श्रीलंका में एक ग्रुप था, प्रोटेस्ट कर रहा था, तो वो उसको को कब हराया गया था? बेसिकली ये बोला है। तो 2009 में लिट्टे को हरा दिया था। ठीक है, जो जिसको हम बोलते हैं लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल-ईलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल-ईलम 2009 में इनको हरा दिया गया था श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एक्विजिशन ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ऑन बिहेवियरलिज्म डू नॉट इंक्लूड। एक्यूजेशन यहाँ पे क्या मतलब? एक्यूज करना, आरोप लगाना। यहाँ पे लिखा भी होगा हिंदी में, ये रहा, आरोप लगाना होता है इसका मतलब। तो जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में आरोप लगाए गए हैं उनमें से कौन सा आरोप नहीं लगाया गया? तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म पे 3 तरीके के आरोप लगाए गए थे कि ये बहुत यूटिलिटेरियन अप्रोच है, ये मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म में मानता है, इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था, और रिडक्शनिज्म के लिए भी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था कि ये चीज़ों को रिड्यूस करके एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ला देते हैं। पर इंटरनलाइजेशन के लिए इसको कभी भी क्रिटिसाइज या एक्यूज़ नहीं किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर था इंटरनलाइजेशन। और मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म कार्ल पॉपर की मेथोडोलॉजी है, ये भी याद रखना। उसके अलावा मैंने कार्ल पॉपर पे पूरा अच्छा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, सब कुछ समझाया है उसमें पॉइंट टू पॉइंट। मतलब कोई भी एक भी क्वेश्चन आपको अगर कार्ल पॉपर से आ जाते तो पक्का वो वीडियो से गलत नहीं होने वाला। तो क्योंकि ये फिलॉसफी ऑफ साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए और फिलॉसफी वालों के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट अगेंस्ट द पीपल, दिस ऐसे हैज़ बिन रिटन बाय रजनी कोठारी। तो जो स्टेट है वो लोगों के अगेंस्ट जा चुकी है, वो किसने बोला है? हमारे कोठारी साहब ने बोला है। ऐसे याद करो कोठारी ने क्या बोला कि स्टेट अगेंस्ट है हमारे, कोठारी स्टेट अगेंस्ट है हमारे। ठीक है, देन क्वेश्चन 17, द फिलोसफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड इन वेरियस वेज। तो फिलोसफर्स ने वर्ल्ड को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है। ठीक है, द पॉइंट हाउएवर इज़ टू चेंज इट, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि हमें उस वर्ल्ड को चेंज करना आना चाहिए। इंटरप्रेट तो सब अपने अलग तरीके से करते हैं, लेकिन चेंज करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फ्रॉम विच बुक ऑफ कार्ल मार्क्स दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन साइटेड। तो ये स्टेटमेंट जो है कार्ल मार्क्स की है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक में मेंशन की थी? तो वो थे थीसिस ऑन फ्यूरबैच, थीसिस ऑन फ्यूरबैच में ये स्टेटमेंट आई थी। तो याद रखो कि इंटरप्रिटेशन वाली जो स्टेटमेंट है, सिर्फ कीवर्ड से याद रख लो कि इंटरप्रिटेशन और जहाँ पे चेंज की बात हो रही है कि चेंज लाना ज़रूरी है, वो स्टेटमेंट किस में है? थीसिस ऑन फ्यूरबैच में। ये पूरा का पूरा थीसिस में उन्होंने इंटरप्रेट करा हुआ है। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट वॉज रिटन बाय, फैक्चुअल क्वेश्चन है काफ़ी। मैक्स हॉर्खहाइमर, मैक्स हॉर्खहाइमर ने डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट दिया था। तो आपको ऐसे याद रखना है कि हमें इनलाइटनमेंट मिला, ठीक है, कैसे मिला? हॉर्खहाइमर की वजह से मिला। इनलाइटनमेंट हमें हॉर्क की वजह से मिला, या हम कांटा और चम्मच लेके बैठे थे तब हमें इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। ठीक है, हॉर्क से मैं कांटा चम्मच की बोल रही हूँ क्योंकि फॉक याद आया मुझे, जो कांटा और चम्मच होता है ना, तो वो हम बैठे थे कांटा चम्मच लेके और आपको इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। एकदम से आपको कुछ दिमाग में आया और आपको इनलाइटनमेंट मिल गया जब आप फॉक लेके कुछ खा रहे थे, चाउमीन खा रहे थे या मैगी, जो भी। क्वेश्चन 19, इन विच ईयर डिड कांग्रेस पार्टी चेंज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस में नॉट बी एबल टू होल्ड डुअल मेंबरशिप। तो कौन से साल में कांग्रेस पार्टी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था, संविधान जो अपनी पार्टी का संविधान था वो बदल दिया था, ताकि जो मेंबर्स हैं कांग्रेस के उनको डुअल मेंबरशिप ना मिल सके। तो डुअल मेंबरशिप का जो प्रोविज़न था कांग्रेस में वो कब ख़त्म हुआ? तो 1948 में, 1947 में हमें आज़ादी मिल गई, और अगले ही साल जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उस 1948 में उन्होंने ये डुअल मेंबरशिप जो थी ख़त्म कर दी कि सब हर मेंबर के पास सिंगल मेंबरशिप ही रहेगी पार्टी की। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर कॉल्ड USA
फेडरल सिस्टम एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो यूएसए के फेडरल सिस्टम को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला था? तो डैनियल एलेजार ने बोला था। ठीक है, डैनियल एलेजार, एलेजार। ठीक है, ऐसे याद इसका याद कर सकते हैं, 1000। ठीक है, एलेजार का 1000। तो 1000 लोग जो थे वो यूएसए गए क्या करने के लिए? कॉपरेशन करने के लिए, कि हम आपस में कॉपरेट करेंगे। तो 1000 लोग कॉपरेशन करने के लिए यूएसए गए। तो ऐसे आपको याद आएगा जो एलेजार था उसने यूएसए को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था। यू हैव 2 cows, गवर्नमेंट विल टेक बोथ एंड सेल यू मिल्क, टू विच आइडियोलॉजी दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स। कि तुम्हारे पास 2 गायें हैं और गवर्नमेंट क्या करेगी? दोनों ले लेगी और फिर तुम्हारी गाय से तुम्हें ही दूध बेचेगी। तो इसको क्या बोलते हैं? ये फासिज्म दर्शाता है। क्या दर्शाता है ये स्टेटमेंट? फासिज्म। क्वेश्चन नंबर 22, द मोटिवेशन सोर्स बिहाइंड द इम्पार्शियल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन ऑफ अ सोसाइटी इज। तो जो मोटिवेशन है बिहाइंड व्हाट? द मोटिवेशन बिहाइंड इम्पार्शियल थिंकिंग। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमारी जो इम्पार्शियल थिंकिंग होती है, बिना किसी पार्शियलिटी के जो हम सोचते हैं, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं करते, उसके पीछे का हमारे अंदर मोटिवेशन क्या होता है? कि हमें भेदभाव नहीं करना रूल्स के अकॉर्डिंग। और रूल्स ये चीज़ किस में बोलते हैं? इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन्स ऑफ अ सोसाइटी। जब हम अपना सोसाइटी का जो बोझ है जब हम शिफ्ट कर रहे हैं या बेनिफिट्स को हम शिफ्ट कर रहे हैं, वो भी बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, बिना किसी पार्शियलिटी के हम शिफ्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, और इम्पार्शियल थिंकिंग रख के। तो ये जो मोटिवेशन सोर्स है हमें कहाँ से आता है? तो ये मोटिवेशन सोर्स हमें रैशनैलिटी से आता है, क्योंकि रूल्स जो हैं रैशनैलिटी में बहुत बिलीव करते हैं, इसलिए वो ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज भी बोलते हैं और व्हील ऑफ इग्नोरेंस भी देते हैं। हु हैज़ डिस्क्राइब पॉलिटिकल थ्योरी एज अ वर्ल्ड डिपेंडेंट रिफ्लेक्शन। तो वर्ल्ड डिपेंडेंट रिफ्लेक्शन पॉलिटिकल थ्योरी को किसने बोला है? तो राजीव भार्गवा ने बोला है। हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइन फ्रीडम एज एन एब्सेंस ऑफ अपोजिशन। फ्रीडम का मतलब है कि हमको कोई अपोज करने वाला ना हो। स्वतंत्रता का मतलब है कि विरोध की अनुपस्थिति, विरोध करने वाला कोई ना हो। तो ये बोला है थॉमस हॉब्स ने। तो हॉब्स जो थे सिविल वॉर के टाइम पे पैदा हुए थे, राइट। तो इस हिसाब से वो थॉमस हॉब्स जो है ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि मुझे किसी भी तरीके का पोजीशन नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिविल वॉर देखा था। इन विच ईयर डिड स्विट्ज़रलैंड ज्वाइन द यूएन। यूएन ने स्विट्ज़रलैंड कब ज्वाइन किया? 2002 में। फैक्चुअल क्वेश्चन, ऐसे याद रखना पड़ेगा। 2002 यूएन ने को ज्वाइन किया स्विट्ज़रलैंड ने। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो प्रोविंशियल कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि सारी कमेटीज़ और उनके चेयरपर्सन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का पता है, जवाहरलाल नेहरू कौन कौन सी कमेटीज़ के चेयरमैन थे, कृपलानी किसके थे, अम्बेडकर किसके थे, वो सब। स्टीयरिंग कमेटी के कौन थे? देन हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द डीपीएसपी एज पायस एस्पिरेशन। उन्होंने बोला कि डीपीएसपी है जो हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल है बहुत पवित्र हैं, ठीक है, आकांक्षाएँ हैं, पवित्र आकांक्षाएँ। किसने बोला था? तो सर आइवर जेनिंग्स ने डीपीएसपी को पायस एस्पिरेशंस बोला था, कि बहुत प्योर हैं ये डीपीएसपी। आइवर जेनिंग्स ने बोला था। तो हम जीन्स पहन के, जेनिंग्स मतलब होते हैं ना जेनिंग्स, जो लड़कियाँ जेगिंग्स पहनती हैं, तो वो बोलती हैं कि हमारी जो जेनिंग्स है या हमारी जो जेगिंग्स है वो बहुत प्योर है, बहुत पायस है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि हम ऐसे ही पहन रहे हैं। तो वैसे कुछ याद कर लो। हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्स दैट प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी शुड बी अप्लाइड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल गुड्स। तो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है वो सोशल गुड्स पे अप्लाई होता है, कि जब हम सोशल गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उस पर अप्लाई होता है। तो माइकल वॉल्जर का ये कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी किसका कॉन्सेप्ट है? माइकल वॉल्जर का कॉन्सेप्ट है। तो आपको कीवर्ड देखते ही समझ आ जाना चाहिए था, जिसमें वो अलग अलग स्पेयर्स की बात करते हैं। तो स्पेयर्स ऑफ जस्टिस भी माइकल वॉल्जर का है। हु कॉइन द टर्म फेमिनिज्म। तो चार्ल्स फूरियर ने ये टर्म फेमिनिज्म दिया था। तो फूरियर से फेमिनिज्म, FF दोनों में FF आ रहा है, फेमिनिज्म वर्ड फूरियर ने दिया है, ठीक है। Who among the following asserted the parliamentary form of government as a political institutional device has proved to be inadequate? जो parliamentary form of government है वो inadequate साबित हुई है to continue or expand concrete democratic rights of the people। और ये जो डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पीपल है उसको वो कंटिन्यू नहीं रख पाई, एक्सपेंड नहीं कर पाई, ना उसको बढ़ावा दे पाई। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, मतलब ये कोई ऐसा बंदा है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है। तो AR देसाई थे जिन्होंने
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ बोला था और उन्होंने कहा था कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। आसियान का जो रीजनल फोरम है कब बना, 1994 में। वैसे ही आपको सार्क का कब बना, बिम्स्टेक का कब बना, बाकी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आसियान, इन सब के भी ईयर एक बारी एक जगह लिख के याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड बाय निकोलस हेनरी एज वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो आपको पता है एनपीएम से जो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है वो होता है निकोलस हेनरी का। तो एनपीएम जो है निकोलस हेनरी ने इसके बारे में उसके फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स बताए थे। तो क्या प्रिंसिपल उन्होंने नहीं बताया था, तो एजिलिटी बताया था, एक्सेसिबिलिटी नहीं बताया था, अकाउंटेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी बताया था। तो ये 3 प्रिंसिपल्स है एनपीएम के, याद रखना आपसे। एक्सेसिबिलिटी इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एनपीएम, ओके। एजिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी और भी प्रिंसिपल्स हैं, 5A थे शायद उनके, तो इसमें से 3A यहाँ पे लिखे हुए हैं, या 3 थे या 5 थे, एक बार आप चेक करना। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, तो आप सबको पता है आर्टिकल 243 के तहत पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम चाणक्य टू मोदी एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो अपर्णा पांडे ने ये बुक लिखी है, चाणक्य से लेकर मोदी तक की उन्होंने एवोल्यूशन समझाया है कि कैसे कैसे हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है आईएफपी जिसको हम बोलते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में बदलाव आ रहा है। चाणक्य लेकर आए थे सबसे पहले अर्थशास्त्र में, कौटिल्य जिनको बोलते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद अब जब मोदी आए हैं तब तो पूरा उन्होंने लिखा है, काफ़ी अच्छी बुक है। मैंने इसका रिव्यू देखा था। तो अपर्णा पांडे इनका नाम है, याद रखना, इस लेडीज़ ने ये बुक लिखी है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर, व्हाट वाज द की टू ऑल सोशल प्रोग्रेस ऑफ द शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट को अगर प्रोग्रेस होना है, ये क्वेश्चन एक बहुत बार आया हुआ है, लाइक हर बार हर साल या एक साल छोड़ के ये क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है। मैंने तो 3-4 बार ही देख लिया था जब मैंने अटैम्प्ट दे रही थी या PYQ सॉल्व कर रही थी। तो पॉलिटिकल पावर जो है शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा अम्बेडकर कहते हैं कि अगर SCs को ऊपर दर्जा चाहिए तो उनको पॉलिटिकल पावर उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। बाकी वो इकोनॉमिक सोशल इक्वालिटी को इतना तवज्जो नहीं देते, पॉलिटिकल पावर को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। विच प्रोविंस हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है। तो कौन सी प्रोविंस ऐसी थी जहाँ से सबसे ज़्यादा मेंबर्स आए थे रिप्रेजेंट करने, इंडिया को रिप्रेजेंट करने सबसे ज़्यादा मेंबर कहाँ से आए थे, तो मद्रास से आए थे। मद्रास से आए थे सबसे ज़्यादा मेंबर्स, ठीक है। यहाँ पे मद्रास में आ रहा है माँ, तो माँ से बड़ा तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता, तो मद्रास से ही सबसे ज़्यादा आएंगे। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दिस अमेंडमेंट। तो ऑब्वियसली पार्ट 20 में पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंडमेंट करने की। हु हैज़ द लास्ट प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल में आखिरी प्रेसिडेंट कौन था इंडिया की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो GV मावलंकर जो थे आखिरी प्रेसिडेंट थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो फिर उसके बाद इंडिया आज़ाद हो गया था, तो मावलंकर जो थे आखिरी थे, ठीक है। उन्होंने ही मावा खाया, आखिरी मावा, मतलब ऐसे आप याद रखो कि ब्रिटिशर्स का आखिरी मावा मावलंकर ने खाया, ठीक है। ये थोड़ा सा हैंग हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये बुक का नाम है रिफ्लेक्शंस ऑन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। रिफ्लेक्शंस ऑन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी बुक है, JM गॉस की बुक है। तो ये बुक पहले भी आ चुकी है, UGC नेट में भी पूछी गई थी, बहुत पुराने पेपर्स में आती थी ये 2018-19 में के पेपर्स में। अब PhD एंट्रेंस के BHU के 2021 के पेपर में भी आई हुई है। तो JM गॉस रिफ्लेक्शन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो गॉस से गैस ही याद आ रहा है मुझे, तो जो गैस सिलेंडर हमारे यहाँ पर होता है रसोइयों में, तो उससे एक जब आप गैस चलाते हो तो एक फ्लेम आती है, राइट। फ्लेम आती है तो वो रिफ्लेक्शन पैदा करती है चारों तरफ, ठीक है। तो गैस से सिलेंडर फ्लेम याद आ जाएगी, रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन JM गॉस की। बहुत ही लॉजिकल घटिया ट्रिक थी, पर मेरे को लॉजिकल ट्रिक्स ज़्यादा जल्दी याद होती हैं। गिवन बिलो एजर्शन एंड रीजनिंग, और ये ट्रिक्स मैं पहले से नहीं बना के आती, जो भी ऐसे क्लास के बीच में आप जो भी जैसा याद आ जाता है उसी टाइम बना देती हूँ। द मेन डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर आर वैल्यू ओरिएंटेशन, रिलीजन एंड एथनिसिटी। तो पॉलिटिकल कल्चर का मेन मुख्य आयाम डायमेंशंस या फैक्टर्स क्या होते हैं, तो पॉलिटिकल कल्चर वैल्यू ओरिएंटेड होता है,
पॉलिटिकल कल्चर में रिलीजन भी होता है और पॉलिटिकल कल्चर में एथनिसिटी भी उसका एक डायमेंशन होता है, ठीक है। इन इंक्रीजिंगली मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़, तो इसमें देखो क्वेश्चन आगे पीछे दे रखा है, आप पहला टिक करके मत आ जाना, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आर भी पढ़ लेते हैं। इन इंक्रीजिंगली मल्टीकल्चरल सोसाइटी द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर रिक्वायर्स न्यू स्कोप एंड रिलेवेंस। तो जैसे जैसे मल्टीकल्चर सोसाइटीज़ बढ़ती जा रही है, पॉलिटिकल कल्चर का जो स्कोप और रिलेवेंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया हमारा कि दोनों सही हैं, पर यहाँ पे ये बात कर रहा है मल्टीकल्चर सोसाइटीज़ की, उसके कॉन्सेप्ट की, और यहाँ पे उसकी बात कर रहा है डायमेंशंस की, इसलिए इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। Next question. Identify the incorrect pair of the school of thought and related author. I have changed my accent for a while. So, Cambridge School ने जॉन डून का है, इनकरेक्ट पूछा था, मतलब ये करेक्ट है, तो याद रख कर लो, कैम्ब्रिज स्कूल जॉन डून। फ्रैंकफर्ट स्कूल लुइस अल्थुज़र का नहीं है। शिकागो स्कूल के फेमस थिंकर या एक्सपोनेंट हैरोल्ड लासवेल हैं। वियना सर्कल से हमें याद आते हैं अगस्त कॉम्टे, क्योंकि वियना सर्कल पॉजिटिविज्म क्या भी था, जॉन लॉक भी थे इसमें, और सिल्क्लिक भी थे। क्या लुइस अल्थुज़र थे वो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, और फ्रैंकफर्ट स्कूल को हम क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट भी बोलते हैं। तो इसमें वियना सर्कल का एक ट्रिक मुझे याद आया कि जैसे ये स्लिक से मुझे याद आ रहा है सिक, सिक मतलब हुआ ना बीमार होना, ठीक है। तो अब एक सर्कल था, वो इतना घुमाया आपको वियना सर्कल ने, घूमते 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 अब बीमारी बढ़ गए, चक्कर आ गए बेचारे। तो स्लिक से वियना सर्कल इसका हो गया। शिकागो स्कूल हैरोल्ड लासवेल का इसी क्वेश्चन था, और डून का कैम्ब्रिज, ठीक है, जॉन डून का कैम्ब्रिज स्कूल। इन विच ईयर पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट, तो 1955 में पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट पास किया था। सेकंड ग्रेट डिबेट इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्योरी में किसके बीच में हुई थी, तो सेकंड ग्रेट डिबेट भी वेरियलिज्म और ट्रेडिशनलिज्म के बीच में हुई थी। और फर्स्ट ग्रेट डिबेट किसके बीच में हुई थी, आइडियलिज्म के, और कौन था आइडियलिज्म वर्सेस जो उसके बाद आए थे, रियलिज्म। आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म हुई थी फर्स्ट ग्रेट डिबेट। सेकंड ग्रेट डिबेट हमें याद रखना है बीटी के बीच में हुई थी, ठीक है। तो पहली जो थी वो आईआर के बीच में हुई, तो पहली आईआर की पहली ग्रेट डिबेट आईआर के बीच में हुई, मतलब आइडियलिज्म और रियलिज्म। फिर उसके बाद जो दूसरी डिबेट हुई वो उनकी बेटी के बीच में हुई, तो बेटी से बीटी, बिहेवियरलिज्म और ट्रेडिशनलिज्म। देखा कितनी अच्छी ट्रिक बन गई ना, बीटी बेटी के बीच में हुई, वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, हाँ, Who has propounded the concept of paradox of representation in India? Very easy question, युगेंद्र यादव। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। पैराडॉक्स की बात युगेंद्र यादव ने ही कर रखी है हर जगह पे। यादव साहब, पैराडॉक्स होता है मतलब बहुत कंफ्यूजिंग। आप एक इंडियन पैराडॉक्स भी बुक है, वो भी आप एक बार ही पढ़ना किसकी है। इन विच ईयर वॉज पंडिता रामाबाई अवॉर्डेड केसरे हिंद बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। केसरे हिंद का टाइटल पंडिता रामाबाई को कब मिला था, 1919 में मिला था। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि जो जलियांवाला बाग हुआ था ना, तो जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग अपना नाइटहुड त्याग रहे थे, स्पेशली टैगोर ने भी अपना नाइटहुड दे दिया था 1919 में। और तब जलियांवाला बाग में के टाइम पे जब सब लोग नाइटहुड त्याग रहे थे, तो 1919 में ये महारानी पंडिता रामाबाई जी केसरी हिंद का टाइटल ले रही थी ब्रिटिशर से। सब उनके खिलाफ थे और ये इनसे केसरी हिंद का टाइटल ले रही थी, तो मैंने इनको ऐसे याद रखा था 1919 वाले उससे। आर्टिकल 359 of the Indian Constitution authorizes the President of India to suspend the right to move any court for the enforcement of fundamental right। तो आर्टिकल 359 जो है प्रेसिडेंट को ये राइट देता है कि आप अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, किसी भी कोर्ट में आप जा सकते हो अपने राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो आपका ये जो राइट टू मूव है वो सस्पेंड कर सकता है। आर्टिकल 359 में उसके पास ये पावर है, ठीक है। कब सस्पेंड कर सकता है वो पूछा है, कौन सी इमरजेंसी के टाइम पे, फाइनेंशियल, प्रेसिडेंशियल या फिर नेशनल। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे यहाँ पे ये जो लिखा है ये प्रेसिडेंशियल रूल के लिए ये टर्म यूज़ होता है। प्रेसिडेंट्स रूल जब लगता है आर्टिकल 356 तब हम बोलते हैं कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट के पास ये पावर है आर्टिकल 359 में कि वो हमारा राइट टू मूव सस्पेंड कर सकता है ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। 47 क्वेश्चन नंबर 47, हु इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या होता है, हम सारे कैंडिडेट्स के लिए वोट करते हैं जो वोटर्स होते हैं। दूसरा, वोटर्स वोट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस के बेसिस पे हम उनको वोट देते हैं। यहाँ पे लिखा है सेकंड ऑप्शन में ये ज़रूरी है सारे वोटर्स के लिए कि वो सारे कैंडिडेट्स को वोट करें,
तो ये एसेंशियल लिखा है तो ये गलत है। सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सभी को वोट करें, कर सकते हैं, अपने प्रेफरेंस सबको दे सकते हैं कि पहले वाले को, दूसरी को, तीसरी को प्रेफरेंस दे दिया। ऐसे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो वोट करते हैं कि अगर ये नहीं जीता तो मैं चाहता हूँ कि ये जीते, ये ना जीता तो मैं चाहता हूँ कि ये थर्ड वाला जीते। तो वो अपने प्रेफरेंस सबको दे सकते हैं, या फिर उनका जितना नाम है, कैंडिडेट का जितने भी नाम है उनमें से किसी 2-3 को भी दे सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिलीजन इज़ अ जेंडर्ड इंस्टीट्यूशन, किसने बोला था? धर्म एक लैंगिकृत संस्था है, तो माइकल किमेल ने बोला था कि रिलीजन इज़ अ जेंडर्ड इंस्टीट्यूशन। काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट लगी मुझे पढ़ने में, तो माइकल किमेल, और नाम भी इनका बहुत यूनिक सा है और ये स्टेटमेंट भी बहुत यूनिक सी है, तो वैसे याद रखो किमेल ने ये स्टेटमेंट बोली है। वैसे भी जो यूनिक नाम वाले होते हैं, अब जैसे ये अम्बेडकर वगैरह, ठीक है, फायरस्टोन है, इन सब के नाम ऐसे हैं कि पता नहीं चलता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन जो कुछ यूनिक नाम आते हैं उनसे रिलेटेड कुछ यूनिक आता है तो हमको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। द करेक्टरिस्टिक्स विच इज़ एसेंशियल फॉर प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इट इज़ एसेंशियल फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इट इज़ नॉट, सॉरी नॉट नहीं पढ़ा मैंने। तो करेक्टरिस्टिक्स, ऐसा कौन सा करेक्टरिस्टिक है जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो ज़रूरी है पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होना ज़रूरी नहीं है? तो डेफिनेट ड्यूरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, कि जो कार्यपालिका है उसका एक निश्चित कार्यविधि होनी चाहिए, कि जैसे कुछ टेन्योर फिक्स्ड होता है किसमें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, किसका, एग्जीक्यूटिव्स का। वेयर एज ऑन द अदर हैंड पार्लियामेंट्री फॉर्म में ये जो टेन्योर है फिक्स नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता, ठीक है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, वेयर एज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में होती है, इफेक्टिव अपोजिशन पार्टी दोनों में होती है, और सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट भी दोनों में होती है। बस ये ऑप्शन है जो प्रेसिडेंट में होता है लेकिन पार्लियामेंट्री में नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, नॉट ऑफ द डे, इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, लेट इट बी क्लियर। Question number 50. Consider the following statement and select the correct code given below. Mill supports unlimited freedom of thought and expression. Mill advocated legal restriction on freedom of self regarding action. तो आपको पता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और अदर रिगार्डिंग एक्शन जेएस मिल ने ही दिए हैं। तो मिल जो है ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते हैं, सबको ही पता है, लिबरल थिंकर हैं ये, ठीक है। क्लासिकल लिबरलिज्म में नहीं, सॉरी क्लासिकल नहीं, सॉरी मॉडर्न लिबरलिज्म में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि स्टेट के इंटरफेरेंस को अलाउ करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की भी बात करते हैं, ठीक है। मिल एडवोकेट्स लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। तो मिल जो बोलते हैं कि जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस होते हैं उन पे सरकार को लीगल रिस्ट्रिक्शन लगा देनी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ओनली ए इज़ ट्रू, ऐसा उन्होंने नहीं बोला था। ऑल्दो वो बोलते हैं कि हमारा जो हर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है वो कहीं ना कहीं अदर रिगार्डिंग एक्शन बन ही जाता है, ठीक है, तो इसको हम अलग नहीं कर सकते। विच फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, विच फ्रॉम, क्या लिखा ये, विच फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द षड्गुण्य नीति ऑफ मनु। तो मनु ने षड्गुण नीति दी थी, सॉरी एक सेकेंड, एक तो ये इन्होंने अपना वाटरमार्क डाल रखा है, फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द षड्गुण नीति ऑफ मनु। तो जिसको नहीं दिख रहा मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, षड्गुण नीति आपको पता है मनु की थी, तो उसमें उन्होंने क्या चीज़ मेंशन नहीं की है, कैनॉट, ठीक है, नहीं। सो संधि था, ठीक है, विग्रह भी था षड्गुण नीति में, व्यवहार नहीं था, वॉर भी नहीं था और टाइम भी नहीं था, लेकिन शामश्रेय, संश्रय लिखा है मतलब शामश्रेय भी था। संधि, विग्रह, शामश्रेय, जो कौटिल्य के आपने 5 पढ़े होंगे अलग अलग फॉरेन पॉलिसी के, वो सारे थे। अब आपने कहीं व्यवहार वर्ड पढ़ा था? नहीं। वॉर और टाइम पढ़ा था? नहीं। तो ऑब्वियसली 3, 4 और 5 ये होगा करेक्ट आंसर। संन्यास भी था, ठीक है, डुअल पॉलिसी भी थी, जिसको हम डुअल पॉलिसी का हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, द्विवेदी भाव, हाँ द्विवेदी भाव भी था, तो वो सब थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज़ अ रियलिस्ट। तो इनमें से कौन सा स्कॉलर रियलिस्ट है? तो रॉबर्ट गिल्पिन इज़ द रियलिस्ट स्कॉलर। इनका मैंने आपको एक ट्रिक भी याद कराया था बुक के साथ, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो ये सारे रियलिस्ट थिंकर है। माइकल डॉलिक का जोन ऑफ पीस बहुत फेमस है, वो आपको याद रखना है। और निकोलस सॉनफ का वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग, वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। इनका जोन ऑफ पीस इंपॉर्टेंट है। और एंड्रयू मोरवाजिक का तो मुझे इनका कोई आइडिया नहीं है, इससे पहले हम सिल्क वाली पढ़ रहे थे।
तो रॉबर्ट गिल्पिन रियलिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 ये बोल रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए, उसको स्टेटस एक्वायर करने के लिए कितना वोटिंग परसेंटेज चाहिए होता है। तो 1% वोटिंग परसेंटेज चाहिए होता है पॉलिटिकल पार्टी को, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड होना चाहती है तो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम आपको 1% वोट चाहिए। द टर्म वेव इन हंटिंगटन्स 3 वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, सबको पता है सैमुअल पी हंटिंगटन ने 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन दी थी। तो वेव का मतलब क्या है? वेव मतलब है ट्रांजिशन। ठीक है, वेव मतलब क्या है? जैसे अलग अलग वेव्स में उन्होंने बताया था कि इंडिया जो था सेकेंड वेव में आता है। ठीक है, तो ये इनका वेव का मतलब था ट्रांजिशन जो आया था डेमोक्रेटाइजेशन में, डेमोक्रेसी जैसे जैसे चेंज हो रहा था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। व्हाट इज़ इमेंसिपेशन अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल थ्योरीज? क्रिटिकल थ्योरीज इमेंसिपेशन के फेमस थिंकर केन बूथ, आपको पता होने चाहिए। तो इमेंसिपेशन क्रिटिकल थ्योरीज के अकॉर्डिंग क्या है? रिकंसाइलेशन विद द नेचर। इमेंसिपेशन का मतलब प्रकृति के साथ सामंजस्य, व्हाटएवर। क्या था? रिकंसाइलेशन विद द नेचर। 56. Which of the intellectual foundations of behavioralism is related to the research-based theory building? तो research-based theory building में इनमें से कौन सा इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन है बिहेवियरलिज्म का? तो सिस्टमाइजेशन इज़ द फाउंडेशन फॉर द रिसर्च बेस्ड थ्योरी बिल्डिंग। ठीक है, जब हम रिसर्च के बेसिस पे थ्योरी बिल्ड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमाइजेशन। अब ये रिसर्च के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। ओके, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कॉक्स, ये तो सबसे ईजी है, प्रोडक्शन पावर एंड आइडियाज़। इसकी मैं कम से कम 3 या 4 बार आपको ट्रिक याद करा चुकी हूँ रॉबर्ट कॉक्स की ये बुक याद करने के लिए, कि जो हमने लोमड़ी वाली ट्रिक से याद किया था। नहीं देखा था पिछले जाके देख सकते हो। प्रोडक्शन पावर एंड आइडियाज़ is the book written by Robert Cox. In a parliamentary system, the executive is collectively responsible to. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम सबको पता है किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, लोकसभा की तरफ वो अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। Who among the following coined the term प्रिंट कैपिटलिज्म? इजी क्वेश्चन। बेनेडिक्ट एंडरसन ने प्रिंट कैपिटलिज्म दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है इमेजिन कम्युनिटीज़ की जब वो बात करते हैं तो इमेजिन कम्युनिटीज़ में वो प्रिंट कैपिटलिज्म का एग्जांपल देते हैं कि प्रिंट कैपिटलिज्म जब से आया है तब से जो सारे लोग हैं वो एक जगह जुड़ गए हैं। ठीक है, अब हमें अपनी कंट्री में रहकर भी हम दूसरी कंट्री के लोगों से कुछ याद मतलब मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं सोशल मीडिया के ज़माने में। ठीक है, तो प्रिंट कैपिटलिज्म बेनेडिक्ट एंडरसन का है। तो प्रेसिडेंशियल रूल जो था इंडिया में पहली बार कौन से साल में लगा था? तो 1951 में लगा था। और कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। ठीक है, द नेक्स्ट PDF उसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 22 का 51 पेजेस है और 22, तो ये 2021 का ही है, लेकिन दूसरा PDF है BHU का। तो इसमें भी पॉलिटिकल साइंस के इससे पहले जो क्वेश्चन है वो रिसर्च मैथडोलॉजी के हैं, और ये अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल किसने बोला है? अब्राहम लिंकन ने बोला है। स्कूल का बच्चा भी बता सकता है आराम से। हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्ट्स द आइडिया फोर्स्ड फ्रीडम? फोर्स्ड फ्रीडम का आइडिया किसने दिया था? रूसो ने दिया था। इजी क्वेश्चन। देन ओके द एग्रीगेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया, तो मुस्लिम इंडिया यानी कि मुस्लिम इंडिया का एग्रीगेरियन सिस्टम किसने दी? ये बुक का नाम है, किसने लिखी है ये बुक? तो मोर लैंड ने ये बुक लिखी है। तो मुस्लिम से मोर लैंड, MO आ रहा है दोनों में। तो WH मोरलैंड ने ये बुक लिखी है। यहाँ से ये आप मैच कर लो, मोस मोर मतलब मुस्लिम ने मोरलैंड बुक लिखी है। ऐसे एक बार विजुअलाइज करो आंख बंद करके, याद हो जाएगा। मुस्लिम वाली बुक जो है मुस्लिम इंडिया, वो मोरलैंड ने लिखी है। देन ओके, ये क्वेश्चन ही छुप गया। हाँ, व्हाट वाज द मोस्ट ऑब्वियस एक्सप्रेशन ऑफ इम्पीरियलिज्म? तो इम्पीरियलिज्म का सबसे ऑब्वियस, इम्पेरियलिज्म वर्ड पढ़ते ही सबसे ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ हमारे दिमाग में क्या आती है? कॉलोनीज। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने बुक लिखी है? RC दत्त ने। RC दत्त का, चाहे आपने रमेश चंद्र दत्त ना सुना हो, लेकिन RC दत्त सबने सुना होगा। तो RC दत्त ने ये लिखी है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि हम हिस्ट्री के लिए ही ये जाने जाते हैं। तो इसमें भी ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है। 6th 5-year प्लान गेव द स्टेटस ऑफ पार्टनर्स इन डेवलपमेंट टू। तो 6th 5-year प्लान में किसको हमने स्टेटस दी, मतलब किसकी डेवलपमेंट के लिए हमने पार्टनर्स को स्टेटस दिया था? गेव द स्टेटस ऑफ पार्टनर इन डेवलपमेंट टू वुमेन। ठीक है, तो 6th 5-year प्लान में किसकी बात हुई थी? वुमेन के डेवलपमेंट की बात हुई थी। द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ मेडिसिन इज इन, तो सबसे पुराना मेडिसिन के बारे में कौन सा है, कौन सा वेद बोलता है? अथर्ववेद।
ये भी ईजी है। अथर्ववेद जो है पूरा मेडिसिन के ऊपर है। देन किनशिप माई नेचर इज़, किनशिप का मतलब क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन पूछी है। इन सम केस स्पेसिफिक वाइल अदर्स नॉट। तो किनशिप की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ केस में स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है और कुछ केस में नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे ये डेफिनेशन तो नहीं थी, बट उसका नेचर पूछा था, किनशिप का नेचर, कि क्या वो हमेशा अनस्पेसिफिक होता है, हमेशा स्पेसिफिक होता है, या नेवर स्पेसिफिक होता है। तो नेवर स्पेसिफिक या ऑलवेज अनस्पेसिफिक इक्वल गल है, तो ये तो नहीं हो सकता। हमेशा भी ऐसा नहीं है कि कोई भी किनशिप छोड़ो, कोई भी टर्म होगा, हर जगह वो स्पेसिफिक नहीं हो सकती। किसी सिचुएशन में वो कॉन्टेक्स्ट में उसका किनशिप का मतलब अलग होगा, किसी और कॉन्टेक्स्ट में किनशिप का मतलब अलग होगा। ठीक है, kinship is related to family. Which of the following appointment is not made by the President of India? President of India इनमें से किसको अपॉइंट नहीं करता? चीफ ऑफ एयरफोर्स को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी, चीफ ऑफ द आर्मी को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लोकसभा के स्पीकर को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता, उनके इलेक्शन। रिबेलियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कल्चर। तो काउंटर कल्चर का एग्जाम्पल है यूथ रिबेलियन। तो यूथ रिबेलियन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ काउंटर कल्चर। याद रखना कि जो आजकल के यूथ है वो हर चीज़ को काउंटर करते रहते हैं, राइट। तो काउंटर कल्चर का एग्जाम्पल। हु इज़ कंसिडर्ड एज, एक सेकेंड, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर अलेक्जेंडर कनिंगम को भी बोलते हैं, कनिंगम को ही बोलते हैं, सॉरी, कि आपने 11th क्लास की हिस्ट्री की बुक में फर्स्ट जो चैप्टर है उसी में पढ़ा होगा। हरप्पन सिटी ऑफ कालीबंगन वॉज सिचुएटेड इन द बुक्स ऑफ विच रिवर। ठीक है, बुक्स लिखा है यहाँ पे, बैंक्स होना चाहिए, कि कौन से किनारे पे रिवर के, कौन से रिवर के किनारे पे कालीबंगन स्थित है। तो सरस्वती रिवर, और ये कहाँ है, राजस्थान। कालीबंगन का हमें राजस्थान याद होना, हरप्पन सिटी ऑफ कालीबंगन सरस्वती के किनारे स्थित है। तो आई डोंट नो पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री के क्वेश्चन क्यों डाले हुए हैं इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 13, वट इज़ द करेक्ट फॉर फंक्शनल इंटीग्रेशन। तो इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है, यानी कि हमारे फंक्शंस जो हैं, जो भी हम फंक्शंस परफॉर्म करेंगे वो आपस में इंटीग्रेटेड होंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे। मतलब हमारे कुछ करने का प्रभाव दूसरे पे भी पड़ेगा, और जो दूसरा करेगा उसका प्रभाव हम पे भी पड़ेगा, तो हमें कॉपरेट करके काम करना है। तो ये इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन में, कि पार्ट्स आर इंटरडिपेंडेंट, आपस में सब इंटरडिपेंडेंट होते हैं। द अर्लीस्ट तमिल ग्रामर वर्क इज। तो सबसे इन चारों ही तमिल वर्क हैं, इनमें से सबसे पुराना जो है वो है तोल्काप्पियम। ठीक है, अप्पियम या जो भी, तो टोलक से आप याद रखो, जो टोल टेक्स्ट होता है ना, जैसे टोलक, तो सबसे पुराना टोलक है तमिल वर्क। अकॉर्डिंग टू बॉर्डिन द लिमिट्स टू सॉवरेन अथॉरिटी वॉज। तो बॉर्डिन के अकॉर्डिंग सॉवरेन अथॉरिटी पे क्या लिमिट्स होती हैं, क्या उस पर एक तरीके से लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। ठीक है, तो कस्टमरी लॉज आर द लिमिटेशंस विच इज़ पुट ऑन द सॉवरेन अथॉरिटी। जो सॉवरेन अथॉरिटी होती है वो कहीं ना कहीं बाउंडेड होती है बाय कस्टम्स। तो कस्टम्स के अकॉर्डिंग उनको चलना होता है, कस्टमरी लॉज के अकॉर्डिंग उनको चलना होता है, ये उनकी लिमिटेशन है अकॉर्डिंग टू बॉर्डिन। ठीक है, बॉर्डिन का नाम भी आपको याद रखना है। इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस, तो वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो 6 महीने के लिए वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट बन सकता है आने वाले 6 महीनों के लिए, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है। इज़ नॉट ट्रू। इन कंपैरिजन टू वैल्यूज़ नॉर्म्स आर मोर जनरल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो वैल्यूज़ के कंपैरिजन में जो नॉर्म्स होते हैं वो ज़्यादा जनरल होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये गलत है। इनफैक्ट जो वैल्यूज़ होती है वो ज़्यादा जनरल और एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, बाकी सही है, वैल्यूज़ आर द बेसिस ऑफ नॉर्म्स, राइट। ऑल वैल्यूज़ आर नॉर्म्स बट नॉर्म्स आर नॉट वैल्यूज़, राइट। इन कंपैरिजन टू नॉर्म्स, नॉर्म्स के कंपैरिजन में वैल्यूज़ आर मोर जनरल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो ये देखो, ये जो स्टेटमेंट था 2 और 4, ये एक दूसरे के अपोजिशन में लिखा हुआ है, तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो आपको अगर 50-50 लेकर भी चलते तो आप सही 50% चांसेस थे कि सही आंसर हो जाता। तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है, कि जो वैल्यूज़ है वो ज़्यादा जनरल और एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्या, हम उसको देख तो सकते नहीं है वैल्यूज़ को। विच ऑफ दीज परस्पेक्टिव्स डू नॉट गिव इम्पॉर्टेंस टू मीनिंग इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल वर्ल्ड। तो मीनिंग को कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव है या ऐसा कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जो मीनिंग्स को, इंटरप्रिटेशंस को, उसके जो उसका अर्थ है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो फंक्शनलिज्म इज़ दैट पर्सपेक्टिव विच गिव इम्पॉर्टेंस टू मीनिंग्स। ठीक है, phenomenology give importance to phenomena situation. Who has associated crime with anomy? क्राइम को एनोमी के साथ किसने एसोसिएट किया था? तो मैटन ने क्राइम को एनोमी के साथ एसोसिएट किया था। ठीक है, एनोमी। सो क्वेश्चन नंबर 20, पर्सपेक्ट्स ऑफ जीसस किसने लिखी है? तो पर्सपेक्ट्स ऑफ जीसस लिखी है राजा राममोहन रॉय ने। तो बहुत लोगों को लग सकता है एनी बेसेंट, ऑलकॉट और हेयर का नाम सुन के कि ये क्रिश्चियन
हैं तो इन्होंने लिखी होगी, पर रॉय का ये फेमस वर्क था और मतलब बहुत कम लोगों ने सुना है। तो जीसस के बारे में उन्होंने लिखी है, तो ये यूनिक पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे विवेकानंद वाली बुक बताई थी थोड़ी देर पहले। वाइट कॉलर क्राइम किससे रिलेटेड होता है? इकोनॉमिक गेन से रिलेटेड होते हैं, सबको पता है। देन द स्क्रिप्ट which has not been used in Mauryan inscriptions। तो मौर्यन इंस्क्रिप्शन में कौन सी स्क्रिप्ट का यूज़ नहीं हुआ था? तो देवनागरी का नहीं हुआ था, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ था। आई डोंट नो, पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री के क्वेश्चन क्यों डाले हैं। हु रोट द बुक रिपब्लिक? प्लेटो ने ये लिखी है, इजी क्वेश्चन, या हो सकता है IPT से डाले हुए क्वेश्चन। AGIL मॉडल वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन लीडरशिप इन स्मॉल ग्रुप्स। तो जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे उनके बीच लीडरशिप में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और इसको हम AGIL मॉडल बोलते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिविएंट बिहेवियर लाइज एट द डोर्स ऑफ द सोसाइटी। हु सब्सक्राइब्स टू दिस ओपिनियन? तो इमाइल दुर्खेम, जिनके ऊपर मैं अभी एक वीडियो भी बनाऊंगी जल्दी ही। तो इमाइल दुर्खेम जो हैं उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिविएंट बिहेवियर बोला था कि जो डिविएंट बिहेवियर है वो लाई करता है एट द डोर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो दुर्खेम जो थी बहुत दुखी हो गई थी और वो अपने दरवाजे के पास जाके बैठ गई, अपनी सोसाइटी के दरवाजे के पास जाके बैठ गई, डोर्स ऑफ द सोसाइटी के साथ बैठ गई। तो वो दुर्खेम, एमाइल दुर्खेम वैसे एक मेल स्कॉलर है, ना कि फीमेल। क्वेश्चन 26, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे WC बैनर्जी। क्वेश्चन 27, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कन्फॉर्मिटी विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या नहीं है? तो इन्वायरमेंटलिज्म रिलेटेड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, गार्डनिज्म भी है। इन्फिनाइट डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें नहीं मानता। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट राइट फॉर सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन? तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में क्या गलत स्टेटमेंट है वो बताना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो सी राइट मिल्स ने दिया था, राइट? तो सी राइट मिल्स ने दिया था। देन अवेयरनेस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द वाइडर सोसाइटी। तो पर्सनल एक्सपीरियंस और वाइडर सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है कौन? सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। फोर्थ, द एबिलिटी टू सी थिंग्स सोशली। तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन में हम सोशली चीज़ों को देखते हैं। और जो सेकंड ऑप्शन है, द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज ऑन सोशल लाइफ, तो ये इसका गलत आंसर है कि इंडिविजुअल का सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन में स्टडी नहीं करते। द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु टुक द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज। ठीक है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे जिनको टाइटल मिला था महाराजा अधिराज का। हु अमंग द फॉलोइंग कैन एस्टैब्लिश एन इंटरस्टेट काउंसिल? तो इंटरस्टेट काउंसिल बनाने का अधिकार सबको पता है, प्रेसिडेंट के पास होता है। और कौन से आर्टिकल के तहत होता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस? तो वाइस प्रेसिडेंट कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। इजी क्वेश्चन आया था ये एंट्रेंस में। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आर कैरेक्टराइज्ड बाय? तो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के लिए जो की टर्म यूज़ होता है वो है जेसल शॉफ्ट। तो जेसल शॉफ्ट इज़ द टर्म यूज फॉर द इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल फैक्ट्स? तो सोशल फैक्ट्स के बारे में क्या स्टेटमेंट गलत है? तो इंटरनल टू इंडिविजुअल गलत स्टेटमेंट है। कोएर्सिव नेचर होता है, एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोशल लाइफ होता है, ये तीनों सोशल फैक्ट्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, देन 34th, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर हु सेड आई हैव नॉट बिकम द किंग्स फर्स्ट मिनिस्टर टू प्रेसाइड ओवर द लिक्विडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर? तो ये स्टेटमेंट बोली थी, फेमस स्टेटमेंट है विंस्टन चर्चिल की। Being an Indian, I compare Western culture with Indian culture and find that Western culture is inferior. How would you describe the feeling? ठीक है, तो इसको ये एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है ये जो लाइन है वो इनमें से कौन सी आइडियोलॉजी के साथ मैच करती है कि मैं वेस्टर्न कल्चर को इंडियन कल्चर के साथ कंपेयर करता हूँ एंड दैट वेस्टर्न कल्चर इज़ इन्फीरियर। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है वो क्या है? इन्फीरियर है, मतलब इंडियन कल्चर को हम सुपीरियर मान रहे हैं। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एथनोसेंट्रिसिज्म, कि हम अपने कल्चर को सेंटर लेकर चलते हैं और दूसरे कल्चर में बिलीव नहीं करते। जर्मन आइडियोलॉजी बुक फेमस बुक है कार्ल मार्क्स की, इजी क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ प्लिनीज ओरिजिनल वर्क द नेचुरल हिस्ट्री? तो नेचुरल हिस्ट्री जो वर्क है वो किसका है? प्लिनी का वर्क है। ठीक है, तो ये कौन सी लैंग्वेज में है? ये है लैटिन में। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री वर्क इज इन लैटिन
ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था पर फैक्चुअल था, तो हमें वैसे ही याद रखना है। Who among the following kingdoms of medieval India which one was the earliest? सबसे पुरानी किंगडम कौन सी है मिडिवल इंडिया की? तो मिडिवल इंडिया में जो सबसे पहली किंगडम आई थी वो थी विजयनगर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? एरिस्टोटल को बोलते हैं। इजी। परमानेंट रेवोल्यूशन किसने दिया था? परमानेंट रेवोल्यूशन को सपोर्ट किसने किया था बेसिकली? तो लियो ट्रॉट्स्की ने इनको सपोर्ट किया था, किसको? परमानेंट रेवोल्यूशन को। और गांधी जी भी इन्हीं से इंस्पायर्ड थे। द मॉडल ऑफ सेगमेंट्री स्टेट फॉर द चोला स्टेट वाज गिवन बाय? तो चोला स्टेट का जो मॉडल था वो किसने दिया है? बर्टन स्टीन ने दिया है। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल साइंस। विच सुल्तान ब्रॉट द पावर ऑफ छनलगानी टू एंड? तो बलबन ने, तो ये आप ऐसे कॉमन सेंस के लिए याद कर सकते हो, आई डोंट नो कि पॉलिटिकल साइंस में क्यों है ये क्वेश्चन। छनलगनी, ठीक है, कि जो पावर थी वो कैसे ख़त्म हुई थी, कौन सा सुल्तान था उस टाइम पे? तो बलबन था, ठीक है। चलो और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ जाएगा। फिजियोक्रेट्स, फिजियोक्रेट्स जो टर्म है वो किनके लिए यूज़ होता है? तो फिजियोक्रेट्स टर्म जो है फ्रेंच इकोनॉमिक्स के लिए यूज़ होता है। फिनोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ब्रैकेटेड इन और द कॉन्शियसनेस। तो इसमें लिखा था ब्रैकेटेड आउट और एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सीधा रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है। फिनोमोलॉजी किसकी स्टडी है? ब्रैकेटेड इन और द कॉन्शियसनेस, ठीक है। इन फिजियोलॉजी इन और कॉन्शियसनेस से याद रखो। पॉलिटिकल थ्योरी इज़ नॉट रिलेटेड टू, तो पॉलिटिकल थ्योरी किससे रिलेटेड नहीं है? तो पहले पता कर लो कि किससे रिलेटेड है। कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन ऑफ आइडिया होता है। जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करते हैं तो हम आइडिया को कंसेप्चुअली क्लैरिफाई करते हैं। बिहेवियर और मॉडल्स, जो मतलब प्रोवाइडिंग मॉडल्स ऑफ बिहेवियर, तो हमें अलग अलग बिहेवियरल मॉडल स्टडी करने को मिलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को हम एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन रैशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, ऐसा कुछ पॉलिटिकल थ्योरी में नहीं पढ़ा जाता कि हम किसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को एक सपोर्ट करें, क्योंकि इसमें अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होती हैं। क्वेश्चन 46, द ड्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन फॉर ईयर 1940। तो लाहौर सेशन हुआ था, आपको पता है, 1940 में, और वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया था फॉर द मुस्लिम लीग। तो वो जो रेजोल्यूशन पास किया गया था वो किसने प्रिपेयर किया था? तो वो थे खाली खुजमैन, ठीक है, या आप इसका हिंदी में पढ़ सकते हो खली खुजम्मा, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में तो खुजमैन लिखा हुआ है, जो मैं आपको लिख के बता रही हूँ, एक सेकेंड। खाली खुजमान, तो ये ऐसा मान लो कि जैसे ये खाली बैठे थे तो इनको बोल दिया चलो तुम ड्राफ्ट बनाओ पाकिस्तान रेजोल्यूशन का 1940 में। तो ये खली से खाली खुजमान, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप्स रिप्रेजेंट कोल्ड वर्ल्ड, ठीक है। जो सेकेंडरी ग्रुप्स हैं उनको हम कोल्ड वर्ल्ड बोलते हैं। ये किसका ओपिनियन था? किसने ये स्टेटमेंट बोली थी? तो लैंडिस ने ये स्टेटमेंट बोली थी कि सेकेंडरी ग्रुप्स रिप्रेजेंट कोल्ड वर्ल्ड। तो लैंडिस जो थे बहुत ठंडे आदमी थे एंड कोल्ड वर्ल्ड की वो बात करते हैं। विच मेडिवल सेंट्स टीचिंग्स आर एडिटेड एज अभंग? अभंग किसको बोलते हैं हम? तुकाराम, ठीक है। ये एक मेडिवल सेंट हैं, मेडिवल पीरियड के टाइम पे ही सेंट आए थे तुकाराम। इनकी टीचिंग्स को अभंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभंग। जॉन रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस इज नॉट रिलेटेड टू एंटाइटलमेंट थ्योरी। तो एंटाइटलमेंट थ्योरी तो रॉबर्ट नॉजिक की है, बाकी इक्वल लिबर्टी, वेल ऑफ इग्नोरेंस, प्योर प्रोसीजरल जस्टिस, ये सब जॉन रॉल्स ने दी हैं। ये किसकी थी? नॉजिक की है एंटाइटलमेंट थ्योरी। वी आर द मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन नॉट इंस्टीट्यूशन। हम एक किसके मेंबर है? समिति के मेंबर है, ना कि संस्था के, ठीक है। ये स्टेटमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है ये पूछा गया है। तो ये ट्रेड यूनियन और यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है कि जो ट्रेड यूनियंस होती हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो क्या है? एसोसिएशंस होती हैं, ना कि इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन को हमेशा हम क्या बोलते हैं? ट्रेड यूनियन एसोसिएशन ही बोलते हैं ना। विच और यूनिवर्सिटीज़ को भी एसोसिएशन बोलते हैं। इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन सेलियंट फीचर ऑफ इंडोलॉजिकल अप्रोच? ये आइडियोलॉजिकल नहीं है, ये इंडोलॉजिकल है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, बहुत बारी पूछा गया। इंडोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है? जो कि इंडियन सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग पे एम्फेसाइज करे, वो इंडोलॉजिकल, इंडो से यानी कि इंडिया, तो इंडिया के इंडियन सोसाइटी के लिए जो बात करे वो इंडोलॉजिकल अप्रोच होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद नियो फंक्शनलिज्म? तो नियो फंक्शनलिज्म से कौन रिलेटेड नहीं है? तो पीरे बॉर्डू इज नॉट रिलेटेड टू नियो फंक्शनलिज्म। बाकी पॉल कॉलोमी, अब इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। 3 थिंकर्स हमें याद रखने हैं नियो फंक्शनलिज्म के, और नियो फंक्शनलिज्म की आइडियोलॉजी भी आप पढ़ लेना, हो सकता है इस बार इससे भी क्वेश्चन आ जाए। तो पॉल कॉलोमी, जेफर सी अलेक्जेंडर एंड निकोलस लूमैन, ठीक है। निकोलस लूमैन, जेफरी अलेक्जेंडर एंड पॉल कॉलोमी
आर द फेमस थिंकर्स ऑफ नियो फंक्शनलिज्म। पीरे बॉर्डू कौन सी आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी? तो सुंगा डायनेस्टी के जो पहले रूलर थे वो थे पुष्पमित्रा। फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इन इराक सम आर्यन नेम्स आर मैंशनड? तो मिटानी एक इंस्क्रिप्शन है इराक का जहाँ पे इस इंस्क्रिप्शन में मिटानी इंस्क्रिप्शन में आर्यन नाम मेंशन है। विच इज़ द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट? जुडिशरी। इतने इजी क्वेश्चन आए थे एंट्रेंस पे तो सबका ही क्लियर हो जाएगा। इन मार्क्सिस्ट सॉ द कंसेप्ट ऑफ हेगेमनी? ग्राम्स्की का है हेगेमनी का कंसेप्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ प्लेस ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया? अब निज़ामुद्दीन औलिया कहाँ पैदा हुए थे? बौदुआ में, बदाऊं में, मतलब बदाऊं। अल्थुज़र, लुइस अल्थुज़र, इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्सिज्म। ठीक है, ये मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, ना कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से। ये क्वेश्चन भी था। हैज़ बिन लेबल्ड एज, तो उनको क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्सिज्म। ठीक है, तो लुइस अल्थुज़र ने मार्क्सिज्म को इंटरप्रेट किया था, ठीक है, अपने शब्दों में बयां किया था। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा इंटरप्रिटेशन बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्सिज्म। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो 6 है, काफ़ी ईजी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोल नॉट एन एक्ट? ठीक है, तो डांसिंग इन वंस बेडरूम इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, इट इज़ अ रोल प्ले, इट इज़ नॉट एन एक्ट। ठीक है, पोस्टिंग वन डांस वीडियोज ऑन व्हाट्सएप, इट इज़ ऑल्सो अ रोल। देन ईटिंग इज ऑल्सो अ रोल। टू फाइट फॉर वंस राइट, एक अपनी लड़ाई लड़ना, अपने राइट्स के अधिकारों के लिए लड़ना क्या है? हमारा एक्ट है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक लाइक तो बनता है, और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।